Okay, so good evening to all of you. I hope everybody is fine. Yes. So the session for today is that is going to be very important. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर हम लोग कई सारी चीजों पे बात करने वाले हैं. यहाँ पर मैंने लिखा हुआ मेंशन किया हुआ है. मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ एक बार. स्ट्रैटेजी सेशन फॉर बिहार ड्रग इंस्पेक्टर. किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की जरूरत होती है. आप सभी को पता है और आप सभी एक मैच्योर पर्सन भी है. इनिशियली ये जो वैकेंसी थी ये एक्सपीरियंस के लिए केवल ओपन की गई थी, ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास एक्सपीरियंस था. बट अभी जो ये एक्सपीरियंस वाला क्लॉज है वो मैंडेटरी नहीं है, आप सभी को पता है. 31 इसकी लास्ट डेट थी. चलिए, यस. सो चैट बॉक्स में आप मुझे जो है कंफर्म कर सकते हैं वेदर ऑडियो एंड वीडियो एवरीथिंग इज फाइन सो दैट वी कैन प्रोसीड. अब देखिए इस सेशन में, क्योंकि आपका समय इंपॉर्टेंट है, मेरा भी समय इंपॉर्टेंट है, तो इसमें क्या हम बात करने वाले उस मुद्दे पर हम लोग बात करने वाले हैं. स्ट्रेटजी का मतलब, अभी देखिए आप सभी को पता है कि महावीरा बैच के नाम से हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है, लेकिन उसमें डेली बाय डेली जुड़ते जा रहे हैं स्टूडेंट, जुड़ते जा रहे हैं. तो ये सेशन पुराने लोग जो जुड़े हुए हैं उनके लिए भी काम आने वाला है, जो नए जुड़े हुए हैं उनके लिए भी काम आने वाला है. अगर वो अब से भी प्रिपरेशन करें तो कैसे इसको बेहतर तरीके से हम सिलेक्शन ले सकते हैं, बिकॉज जुलाई में एग्जामिनेशन होने वाला है. तो इस एग्जाम को समझेंगे, इसके पैटर्न को एक बार और फिर से देख लेंगे, क्या स्मार्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो भी, और सिलेबस को डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, और क्या क्या टॉपिक अभी मिसिंग है कोर्स में जो लाइव क्लासेस के थ्रू बच्चे हुए आने वाले, वो सब एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो चलिए बने रहिए फिर मेरे साथ. पहले मैं आप सभी को बता दूं, ये कोर्स एक लाइव कोर्स है, आप सभी को पता है, बट मैक्सिमम चीजें जो है जैसे जैसे कवर होती जाएंगे नंबर ऑफ क्लासेस विल बी लेस, क्योंकि टॉपिक कवर होता जा रहा है. चलिए, तो बिहार डीआई के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं. ये कुछ इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट आपने देखा था, ये आप डिटेल्स इसको देख लीजिए. 55 पोस्ट. क्लियर बता दूं, 35% जो है रिजर्वेशन है महिलाओं का बिहार में, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिए. 35% सीट्स आर रिजर्व फॉर फीमेल्स. ये एक्सपीरियंस मांगा गया था. ये इसमें कंफ्यूजन ये था कि कुछ लोग डिग्री जिनकी माइक्रोबायोलॉजी में थे, एमएससी थे, वो लोग भी भर दिए थे. बट यहां पर साफ लिखा हुआ है कि आपकी मेडिसिन में डिग्री होनी चाहिए और माइक्रोबायोलॉजी में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए. इस पे मैं क्लैरिटी कर देता हूं. धीरे धीरे हर चीज पे आ रहा हूं मैं एक एक करके. शेड्यूल सी में 18 मंथ का एक्सपीरियंस इनिशियली मांगा था, बट कुछ बच्चे कोर्ट चले गए, तो आपने देखा होगा वो चंदन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार करके मैटर आया, और ये न्यायालय के उसमें संज्ञान में आया, और न्यायालय ने बोला कि नहीं ऐसा है, कुछ नहीं है. ठीक है, जो लोग नहीं भर पाए तो उनके लिए फिर से फॉर्म रीओपन हुआ, एंड 31 वॉज द लास्ट डेट. ये सारी चीजें, ये सब बहुत ज्यादा हमारे काम का नहीं है, फिर भी मैं एक बार आपको याद दिला देता हूं. पैटर्न आपको पता होना चाहिए. यहां पर प्रथम पत्र आप देखिए, फिर पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 इस तरीके से है. ये सारी चीजें हैं. इन्होंने पेपर अलग अलग यूनिट वाइज डिवाइड किया हुआ, और यूनिट क्या है बेसिकली सब्जेक्ट वाइज, फार्मास्यूटिक्स, एनालिसिस, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, ये सारी चीजें. 50-50 क्वेश्चन 2 आर के. ये सारे ऑब्जेक्टिव होने हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव. और एग्जाम कब होना है? जुलाई में, आप सभी को पता है ये सारी चीजें. अब यहां क्या लिखा हुआ? साक्षात्कार. कि साक्षात्कार सर 50 अंक होना, बिल्कुल, क्योंकि जब अच्छे पोस्ट पे आप जा रहे हैं, आप ड्रग इंस्पेक्टर, एक अधिकारी आप बनने जा रहे हैं, एक प्रशासनिक अधिकारी आप बनने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको सिस्टम में आप जा रहे हैं, तो डेफिनेटली सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए वहां पर. ठीक है, तो आपकी पर्सनालिटी क्या, आपका व्यक्तित्व जो है वो उस पोस्ट के लिए सुटेबल है नहीं है, ये जज करने के लिए आपके पास साक्षात्कार या इंटरव्यू होता है. इट्स बेसिकली अ पर्सनालिटी टेस्ट. अब पर्सनालिटी टेस्ट का भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं आपसे साझा कर देता हूं, जो एसएससी कर्नाटका केरला का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और जो एक आध दो और एग्जाम मैंने दिए हैं उन सब में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं साझा कर देता हूं. जब भी इंटरव्यू होता है तो एक बोर्ड होता है इनका. बोर्ड का मतलब कि ग्रुप ऑफ मेंबर्स, उसमें अलग अलग स्पेशलिस्ट होंगे, कुछ इंडस्ट्री के पर्सन होंगे, कुछ साइकोलॉजिस्ट होंगे, कुछ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होंगे जो अपने फील्ड के बहुत बड़े वाले होते हैं. ठीक है, तो ये 3 से 4 लोग, मेरा जो एसएससी कर्नाटका केरला का था उसमें 4 लोग बैठे हुए थे. उसमें एक साइकोलॉजिस्ट थे, एक यूनिवर्सिटी के, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, और इसी तरीके से, और कुछ इंडस्ट्री के एक्सपर्टीज थे, और कुछ एक्सपीरियंस डीआई थे. ठीक है, तो इन लोगों का मेनली आपको देखना होता है कि एक तो नॉलेज भी आपका चेक करते हैं. ये भले से ये पर्सनालिटी टेस्ट होता है, लेकिन नॉलेज भी कहीं ना कहीं ये चेक करते हैं आपसे. नॉलेज में क्या चेक करेंगे? क्योंकि फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. अभी लेटेस्ट ट्रेंड आपको बता रहा हूं कि तेलंगाना में ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें केवल 2 टॉपिक था, एनडीपीएस एक्ट और डीएनसी एक्ट.
और इतना भर भर के उसमें सवाल पूछा गया था, ऐसा लग रहा है कि आधा पेपर एनडीपीएस पे आ गया था, आधा पेपर डीएनसी एक्ट पे आ गया था। सो यू कैन नॉट इग्नोर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और एनडीपीएस एक्ट, और खास करके फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट। और इसमें इन्होंने खोल खोल के सिलेबस दिया हुआ है, तो ये बेहतर तरीके से वाट लगाने वाले हैं, बेहतर तरीके से पूछने वाले हैं। एंड नाउ द कंपटीशन इज गोइंग टू बी हाई बिकॉज प्रेशर इज आल्सो इन्वॉल्व। तो एनालिटिकल कैपेबिलिटी आपकी देख रहे हैं, डिसीजन मेकिंग पावर आपका देख रहे हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम नॉलेज, ये सारी चीजें, आप जो डिसीजन ले रहे हो, आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कैसी है, वो सब कुछ चेक किया जा रहा है, आपका पेशेंस चेक किया जा रहा है। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज दे आर गोइंग टू एनालाइज विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरव्यू। साक्षात्कार के तौर पर ये सारी चीजें देखते हैं अपार्ट फ्रॉम द नॉलेज। आजकल ट्रेंड में है कि ये बड़ा अनकन्वेंशनल सा इंटरव्यू पूछ रहे हैं सवाल, जैसे शेड्यूल्स में जो कभी ट्रेंड में नहीं रहे उनके बारे में पूछ दिया गया है। जैसे शेड्यूल जी जेड के बारे में पूछ दिया गया कि शेड्यूल जे क्या है और नहीं है, तो क्यों नहीं है, ये H1, इस तरीके से घुस घुस के पूरा डेप्थ पूछ रहे हैं। एंटीबायोटिक सी में है कि C1 में है, आपका क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। चलिए, ये सारी चीजें मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको दे दी, ये सब चीजें, ठीक है। सिलेबस, अभी मैं सिलेबस पे डिटेल बात करूंगा, एक पैटर्न आपको। ये कुछ नोटिफिकेशन था जिसको आप सभी ने देखा, ठीक है। 31st, बहुत सारी चीजें मैं क्लियर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग लेट ज्वाइन हुए हैं जिन्हें शायद अपडेशन ना हो। तो 31 मई लास्ट इसकी डेट थी, अब जो कि हो चुकी है, आउट हो चुकी है सारी चीजें। सिलेबस ये था, अभी डिटेल सिलेबस में बात करूंगा। देखिए, इन्होंने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में सूटिक्स के टॉपिक भी डाल रखे हैं, लिमिट टेस्ट भी डाल रखे हैं बायो से, जबकि बायो से कभी भी एनालिसिस का पार्ट हो ही नहीं सकता, ये अलग पार्ट है, लेकिन इन्होंने इसमें डाल दिया हुआ। तो थोड़ा दिस इज कॉजिंग अ लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन कि क्या एनालिसिस का, बच्चे एनालिसिस में ढूंढ रहे हैं इसको, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। चलिए, अब इस पे बात करते हैं, ओवरव्यू पे, कैसे हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं इस कम समय में, कैसे स्मार्टली समय को यूज कर सकते हैं, वो जरा हम लोग देखेंगे। एक मिनट रुकिए जरा, मैं पॉइंटर यूज कर लूं थोड़ा, तो स्लाइड मूव करने में थोड़ा इजी होती है चीजें। अब काम की बात करता हूं एक एक। चलिए, आप सभी को पता है कि ये कोर्स लॉन्च किया और आप सभी ने इसमें एडमिशन भी लिया हुआ है महावीरा बैच में, उसी हिसाब से डिजाइंड है ये। फार्मा पाथ फाइंडर्स एप्लीकेशन पर आप देख रहे हो, अभी ये सारी चीजें आपने देखी। अब देखिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए मैं बार बार बताता हूं कि एक कॉमन स्ट्रेटजी है जो फॉलो करना चाहिए, और हो सकता है कि मैंने इससे पहले आपसे फॉलो भी किया हो। मैं ये इस तरीके से अज्यूम कर रहा हूं कि अगर आपने कहीं उड़ती पुड़ती पढ़ाई कर ली हो, यहां वहां से आधा अधूरा मामला हो, तो भी देयर शुड बी अ क्लैरिटी इन योर माइंड, आपके मन में क्लैरिटी होनी चाहिए। पहले ये मैं बता दूं कि आप सबको लग सकता है कि ये कौन है ज्ञान बांटने वाले, इतना कौन ज्ञान बांट रहा है। तो मेरे बारे में जिन लोगों को पता वो जानते हैं, जिन लोगों को नहीं पता उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि मैं एक बेसिकली नाइपेरियन हूं और मैंने नाइपर से पढ़ाई की हुई है, ये सारी चीजें हैं। जीपैड भी मैं क्वालिफाई हूं, डीआई भी मैंने क्वालिफाई किया है, एसएससी कर्नाटका केरला। ये एसआईसी 2016 का जो फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन है उसको भी क्रैक किया हुआ है। उसके अलावा कई सारे एग्जामिनेशन जिसमें कुछ नंबरों से चूक भी गया हूं, और एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है टीचिंग का भी एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस है, काफी चीजें हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपसे शेयर करता हूं। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस मेरे को ज्यादा है, तो जो मैंने अपने लाइफ में, जो अपने एक्सपीरियंस में मैंने सीखी है, वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। तो ये उन सभी लोगों के लिए भी काम आएगा जो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, उन्हें लगता है कि कहीं लूप होल हो, तो अपनी प्रिपरेशन थोड़ा सा दुरुस्त कर लें। और जो लोग नए हैं, जो अब से करना चाह रहे हैं, इट्स क्वाइट पॉसिबल। लाइफ में कभी भी कोई चीज देर नहीं होती है, इट्स योर विल। अगर आपकी इच्छा है तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी किसी भी, चाहे आप बीपीएससी डीआई एग्जाम की प्रिपरेशन करें, चाहे आप सिविल सर्विसेज की किसी भी चीज की प्रिपरेशन करें, सिंपली आपको एग्जाम को समझना होता है। हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम क्या करते हैं, एक रंग बिरंगी सी किताब खरीद लेंगे, यहां से कोचिंग वहां, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें अनलिमिटेड सोर्सेज हम लेके यूज कर लेते हैं और मामला बड़ा गड़बड़ हो जाता है। सबसे पहले हमें एग्जाम को समझना होता है कि ये डीआई एग्जाम और एग्जाम से अलग क्यों है, क्योंकि जीपैड भी है, नाइपर भी है, फार्मासिस्ट भी है, और भी अदर एग्जामिनेशन। सो हाउ इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। जाहिर सी बात है, आप ड्रग इंस्पेक्टर के तौर पर आप जा रहे हैं, अगर आप टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको शेड्यूल सी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो शेड्यूल सी और शेड्यूल सी के बारे में पूरा क्लियर कट पता होना चाहिए। शेड्यूल एक्स के बारे में, डीएनसी एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
हर हाल में आपको डीएनसी एक्ट पता होना चाहिए जूरिस्प्रूडेंस में, और खास करके अभी ट्रेंड में चल रहा है, आपने आर्यन खान वाला केस देखा होगा मैटर, तो एनडीपीएस एक्ट भी वहां इन्वॉल्व था, भारती वाला केस भी आपने देखा होगा। सो ये सब न्यूज में है, तो इसलिए एनडीपीएस एक्ट की भी पूछे जाने की संभावना है। फिर अभी कोविड के टाइम पे बहुत सारी ऐसी दवाएं थी जो स्पूरियस मार्केट में आ रही थी, तो डीआई ने कई जगह रेड भी मारा, तो कैसे वो एक्शन करते हैं, कैसे सैंपल सील करते हैं, डीआई की पावर्स क्या होती हैं, दीस टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क यू इन द इंटरव्यू। ये सारी चीजें आपसे वो पूछने वाले हैं सब कुछ। तो पहले इस एग्जाम को आप समझ लीजिए कि ड्रग इंस्पेक्टर की एग्जामिनेशन, तो मैंने आपसे क्या कहा, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी अपार्ट फ्रॉम नॉलेज। नॉलेज तो आपका चेक करेंगे ही, वो तो दैट इज प्राइमरी एम, लेकिन उसके अलावा कुछ क्वालिटी जैसे एनालिटिकल कैपेबिलिटी आपकी है नहीं की, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी आपके अंदर है कि नहीं है, ये सारी बातें चेक करेंगे वो। तो कुछ क्वेश्चंस डिसीजन बेस्ड पे छोड़ेंगे वो करेंगे और इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे, ठीक है, इस तरीके के। तो एग्जाम को आप समझिए, तो डीआई एग्जाम कभी भी रटने वाला एग्जाम नहीं होता, और जब इन्होंने क्लियर कट सिलेबस मेंशन किया हुआ है, सो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू आस्क इन अ वेरी डेप्थ मैनर। ये हवा हवाई नहीं पूछने वाले कि ये पूछ दिया टैबलेट में, ये ऐसे ओवरव्यू नहीं पूछने वाले हैं। सो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से सुनिए पहले, तो आपको एग्जाम को समझना पड़ेगा। तो जब आप डीआई के एग्जाम को थोड़ा सा समझोगे, इसके सिलेबस को देखोगे, ये क्या रिक्वायर्ड है, क्या मांग रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट इज द की। कॉन्सेप्ट इज द की, यानी कि एग्जाम को आपने समझ लिया, अब आपको नेक्स्ट स्टेप हमेशा देखना होता है सिलेबस को। सेम पैटर्न, आप दुनिया का कोई भी एग्जाम प्रिपरेशन कर लीजिए, सेम पैटर्न यू नीड टू फॉलो। अगर आप कहीं से भी उड़ती पुड़ती तैयारी कर रहे हैं, दैट इज इनकम्प्लीट। आपको ये पाथवे फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले एग्जाम को समझिए, क्या एग्जाम आपसे डिमांड कर रहा है, हाउ इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर एग्जामिनेशन। एग्जाम तो सब हो रहा है, जीपैड क्या है, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है जो आपको एडमिशन दे रहा है, लेकिन यहां तो ये नौकरी दे रही है। 0.5 मार्क्स मैटर्स, आप लिस्ट से बाहर, लिस्ट से अंदर, एक क्वेश्चन अगर गड़बड़ हुआ तो जितनी सीट है उतने के अंदर रैंक लाना पड़ेगा। इट मींस एक्यूरेसी मैटर्स। सिलेबस आप देखेंगे, समझ लेंगे, पहले एक बार गो थ्रू हो जाइए। सिलेबस देखने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखते हैं, अंधी मारते हो, खाली सिलेबस के हिसाब से आप तैयारी करते हैं, तो भी दैट इज नॉट गोइंग टू बी द करेक्ट वे। आपको पता ही नहीं लगेगा क्या टैबलेट पूछा जा रहा है, तो टैबलेट में क्या पूछा जा रहा है और उसमें किस डेप्थ तक पूछा जा रहा है, ये सब कैसे पता लगेगा, प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर पेपर से कौन से टॉपिक एरियाज है, कौन से डोमेन एरियाज है, वो पता लगता है। इनफैक्ट ट्रेंड आपको पता लगता है कि पूछा क्या जा रहा है आपसे, वो यहां से पता लगता है। तो चाहे वो बीपीएससी का हो, चाहे अदर ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन का हो, आप एक बार सारे पेपर एनालिसिस करो, सरसरी निगाह से आप स्क्रॉल कर करके देखते रहो। इट्स बेटर कि अगर आप 2-3 दिन समय देंगे एनालिसिस करने के लिए, तो आप समझ पाएंगे कि ये सवाल जो पूछा गया वो किस माइंड सेटअप से पूछा गया है, तो आप एग्जामिनर के माइंड सेटअप को समझ पाएंगे, पेपर सेटर के। तो एग्जाम को आप समझिए, सिलेबस को अच्छे से देख लीजिए, एक बार रट्टा नहीं मारना है, ओवरव्यू हो जाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देखिए। अब आपको कायदे से पढ़ाई करनी चाहिए। देखिए, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, होता क्या है कि ऑनलाइन में जब से कोविड आया उसके बाद ऑनलाइन एक, ठीक है, वो सारी चीजें आई, आप कम कोर्स में अच्छी चीजें जैसे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई जो ऑथेंटिक नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने डीआई का डी भी नहीं देखा, वो भी डीआई की प्रिपरेशन करा रहे हैं, सो कॉल्ड बिग जायंट्स, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आप सभी को पता है, किताबें भी लॉन्च हैं, सब कुछ है, जस्ट बिकॉज ऑफ केवल मार्केट वैल्यू क्रिएट करनी है, बट एक्चुअली दे आर नॉट हैविंग द एक्सपीरियंस। तो बहुत सारे ऐसे लोग यूट्यूब पे आ गए हैं, ज्ञान बांट रहे हैं, जिनको खुद भी कुछ डीआई के बारे में कुछ पता नहीं है, दे आर जस्ट शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस। तो स्टडी ये जो करनी है आपको, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कोचिंग चाहिए या कोचिंग नहीं चाहिए, इसमें बड़ी विडंबना होती है। मैं आपको दिल पे हाथ रख के बता रहा हूं कि बिना कोचिंग का आप इजीली सेलेक्ट हो सकते हैं डीआई जैसे एग्जाम के लिए, इजीली। बट जब आप सेल्फ प्रिपरेशन करें, तो आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए, आपको प्रॉपरली गाइडेंस होना चाहिए, आपके पास प्रॉपरली सारी चीजें अरेंज होनी चाहिए, मैटर। और यही दो चीज की कमी होती है, आपको गाइडेंस की कमी होती है, मटेरियल आपको अरेंज नहीं मिलता है, दैट्स व्हाई यू चूज द कोचिंग। तो कोचिंग आपके आपके काम में असिस्ट कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ऐसे ऐसे पढ़ना, क्यों, क्योंकि मैं उस फेज से गुजरा हुआ हूं, तो वो मैं चीजें आपको समझा रहा हूं, और आप सभी में ज्यादातर लोग, सब लोग से एक्सपीरियंस पर्सन ही है। तो कोचिंग कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि कोचिंग से ही सिलेक्शन होगा। कोई भी कोचिंग ये नहीं कहता कि मैं सिलेक्शन करवा दूंगा, दे प्रोवाइड यू गाइडेंस, आपकी उंगली पकड़ के आपको बता देते कि ऐसे ऐसे करना है, और यही सारी चीजें हैं। तो जब आप ये स्टडी आप करते हो, तो स्टडी मटेरियल सिलेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, तो जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं,
यही ऐसी किताबें हैं जो आपका सिलेक्शन करा सकती हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जो आपका सिलेक्शन करा सकता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक सिंगल बुक कोई क्लेम कर दे कि मैं इसको लॉन्च करके सिलेक्शन करा दूंगा, नॉट, एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। उनसे कहिए कि आप सर लिख के दे सकते हैं कि आप सिलेक्शन करा देंगे, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। इतना सारा सिलेबस एक बुक में, ठीक है। तो आपको स्टडी मटेरियल बड़ा वाइडली चूज करना चाहिए। तो जितने स्टूडेंट या एस्पिरेंट जिनको लाइब्रेरी का एक्सेस है, प्लीज यूज स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक है, सेल्फ स्टडी के लिए, ठीक है। जिन लोगों के पास एक्सेस नहीं है, जो कहीं दूर हैं, वो हमारे स्टडी मटेरियल को आप पढ़िए, यूज करिए। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि जो पीडीएफ क्रिएट की गई है वो स्टैंडर्ड किताबों के ही सोर्सेज हैं। आप देखोगे उनकी लाइंस, उनकी भाषा आपको स्टैंडर्ड बुक्स के हिसाब से मिलेंगे, और जो मेरा एक्सपीरियंस है उस बेस्ड पे, तो कम टाइम में आप चीजें अच्छे से पढ़ पाओगे। तो ये जो नोट्स हैं काफी अच्छे से डिजाइन किया गया है, क्वालिटी है इसमें। पहली बात तो इसमें क्वालिटी आपको मिलेगी। दूसरी चीज जो मैंने वीडियोस दी है उसमें प्रॉपरली बताया है कि ये फार्मासिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये डीआई के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों मैं सेग्रीगेट कर पा रहा हूं? जस्ट बिकॉज आई एम हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डोमेन। जिनको एक्सपीरियंस ही नहीं है वो केवल यही बताएंगे, भैया यही पढ़ लो, बस यहाँ ये सब पढ़ लो। लेकिन आई हैव सेग्रीगेटेड एवरीथिंग कि ये इंपॉर्टेंट है, इतना पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। दैट इज द मेन रोल। और इसमें ये रिस्की गेम है, अगर नहीं आया तो आप बच्चों की तरफ से गालियां भी खाओगे कि भैया तुमने पढ़ाया था, नहीं आया ऐसा। बट ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस। और लोग जो मार्केट में, मैं हूं, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। तो आपको स्टडी मटेरियल सही तरीके से चूज करना है। जब भी सेल्फ स्टडी का टाइम मिले, कोई भी कंफ्यूजन हो, प्लीज रिकमेंड स्टैंडर्ड बुक। कोई भी रोड छाप किताबें मत पढ़िए। डीआई एक अच्छा लेवल का एग्जामिनेशन होता है। आपका सिलेबस जिस तरीके से है, दे आर गोइंग टू आस्क यू सम गुड क्वेश्चंस। ऐसे लल्लू पंजू क्वेश्चंस वो नहीं आपसे पूछने वाले हैं। जैसे जूरिस्प्रूडेंस आपको पढ़ना है, तो जूरिस्प्रूडेंस की एकमात्र अच्छी इंडिया में बुक जो मुझे लगी वो एनके जैन की। ऐसा नहीं कि मेरे चचा हैं, बट इनकी किताब बहुत अच्छी है। कोलोजी आपको पढ़नी है, आप केडीटी पढ़िए, जनरल फार्माकोलॉजी सेक्शन से केडीटी पढ़िए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ये सब स्टैंडर्ड किताबें हैं, ठीक है। ये सारी चीजें, तो स्टडी मटेरियल बड़े वाइजली चूज करना होता है। जब ये डिसाइड हो गया एक बार, तो आपको स्टडी करना होता है। और स्टडी करने के लिए आपको सिलेबस प्रिंट आउट आप ले लीजिए, आपके सामने होना चाहिए। फालतू कुछ भी नहीं पढ़ना है, टू द सिलेबस पढ़ना है। और आप ट्रस्ट करिए, इफ यू आर एबल टू कंप्लीट 70-80% सिलेबस, आप रेंज में है। बट क्योंकि ये कंपटीशन वैसा वाला एडमिशन वाला एग्जाम नहीं है कि चलो 400 के बजाय 600 आ गई तो वो कॉलेज मिल जाएगा। इट्स ऑल अबाउट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। यहां पर एकदम गला छाट प्रतियोगिता है, बिल्कुल। तो आपको पॉइंट में भी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैटर्स करते हैं। तो मैक्सिमम आप कोशिश करिए कि नियर अबाउट आपका सिलेबस 100% हो जाए, और हमारी भी कोशिश यही होती है सारी चीजें। तो जो वॉट एवर द कंटेंट आई एम गिविंग यू, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। कैसे उसको बेस्ट यूज करना है, अब मैं उसको थोड़ा तरीका बता देता हूं। आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो लेक्चर्स पे रिलाई करना है। क्यों? क्योंकि वीडियो लेक्चर जब एक बार आप देखोगे कोई चीज, ऑडियो विजुअल इफेक्ट बड़ा इंपैक्टफुल होता है। जब आप आवाज सुनोगे, आपके कान तक आवाज जाएगी, जब आप चीजें देखोगे, इमेजिनेशन करोगे आप, तो एक बार आपका रिवाइज हो गया। वीडियोस को फास्ट करके देखिए, अगर आपके पास टाइम नहीं, 1.5x पे देखिए, 2x पे देखिए, जैसा भी आपको लगे, बट प्लीज गिव प्रेफरेंस टू वीडियोस। यही आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे, यही सारा आपका मटेरियल भी, सब कुछ यहीं से मिल जाएगा आपका। और 1 घंटे की वीडियो 10 मिनट लगा के आप थोड़ा सा नोट बना लीजिए। ये बड़ा हम लोग गलती करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि खाली वीडियो देख लेते हैं, मतलब खाते जाते हैं, और लास्ट में जब एग्जाम आता है तो हमारा पेट खराब हो जाता है, पचा नहीं पाते हम। तो प्रॉब्लम ये है कि नोट्स अगर आपके पास नहीं होगा, चाहे बुक हो, चाहे बुकलेट हो, चाहे पीडीएफ हो, दीज आर नॉट कन्वीनियंट मेथड फॉर द लास्ट टाइम रिवीजन। तो आपको खुद के बनाए हुए नोट्स ही हमेशा काम आते हैं। तो अभी आपके पास 1-1.5-2 महीना जो भी टाइम है, प्लीज वर्क ऑन दैट। दिमाग में ये मत फिट करिए कि बस इतना ही समय है, नोट वोट कौन बनाएगा, ये सब झमेलों में नहीं पढ़ना है। अगर अभी नहीं झमेलों में पढ़ेंगे तो लास्ट में आप उलझेंगे, और वो लास्ट वाला बड़ा बेकार समय होता है, जब लास्ट में सब सारी चीज होती है। ज्यादा से ज्यादा 5-5, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे आप निकाल पाए, निकालिए मैक्सिमम। इसको कवर करिए, फास्ट करके देखिए, कुछ नोट आप बना लीजिए। सेम वही चीज पीडीएफ में मैंने शेयर कर रखा है, तो आपको दोबारा एफर्ट देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नोट्स पढ़ लिए तो वीडियो मत देखिए, वीडियो देख लिए तो नोट्स को जबरदस्ती मत आप पढ़िए, क्योंकि ऑलरेडी आप नोट बना चुके हो, वहां से इंपॉर्टेंट चीज निचोड़ चुके हो आप। जैसे ये चीजें सब्जेक्ट वाइज, अब 2-2, 3-3 सब्जेक्ट लेके साथ पढ़िए, ताकि आपको बोरियत महसूस ना हो। और वो सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए। ये सब कैसे आप कोर्स को यूज करेंगे, कैसे कोर्स को बेस्ट यूज करेंगे, वो आपको गाइड कर रहा हूं। तो जैसे ये 2 से 3 सब्जेक्ट खत्म हुआ, आपके पास नोट है, इसको रिवाइज करिए। रिवाइज करने के बाद टेस्ट दीजिए आप, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है।
टेस्ट देंगे तो इससे क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। और टेस्ट मैंने खुद क्रिएट किए हुए हैं। टेस्ट की प्रॉब्लम ये है कि आप जितने भी किताबें उठा लीजिए, मैक्सिमम चीज आपको गलत उसमें मिलेंगी क्वेश्चंस में। आप देखना 10 क्वेश्चन में 2-3 तो गलत आपको मिल ही जाएंगे आराम से। तो अभी जो मैंने टेस्ट क्रिएट किया वो किसी बुक से छापा नहीं है, वो खुद के द्वारा क्रिएटेड है। तो जाहिर सी बात है कि उसमें एक्यूरेसी मैक्सिमम मिलेगी। एक आध क्वेश्चन कहीं इधर उधर हो जाए, वो ह्यूमन एरर हो जाती है, टाइपिंग एरर कभी भी, बट मैक्सिमम टेस्ट आपको सही मिलेंगे। तो यही पैटर्न है, आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, शॉर्ट नोट जरूर बनाना है, उसको रिवाइज करके टेस्ट देना है, बस सिंपल पैटर्न रखना है, यही मूल मंत्र है। अगर एक बार आपने स्टडी मटेरियल वाइजली सेलेक्ट कर लिया, एक बार आपने किसी मेंटर पे ट्रस्ट कर लिया, सो ट्रस्ट ऑन दैट मेंटर, और जो भी वीडियोस हैं उसको अच्छे से देखिए। यहां पर होता क्या है कि हम सभी गलती क्या करते हैं, हम अनलिमिटेड सोर्सेज में पढ़ जाते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा वहां से पढ़ लें, थोड़ा बुक वहां से पढ़ लें, नोट यहां से पढ़ लें, कोचिंग वहां से पढ़ लें, ढेर सारा मटेरियल हो जाता है, और लास्ट टाइम पे वो मटेरियल रिवाइज नहीं होता। उसका नतीजा क्या होता है, कंफ्यूज होते हो आप, डिमोरलाइज होते हो, आपका पेपर खराब होता है, कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि नहीं मैंने कुछ पढ़ा हुआ है। और जब हम मल्टीपल जगह से सेम चीज, एनाटॉमी वो भी पढ़ाएंगे, हम भी पढ़ाएंगे, कुछ अलग तो पढ़ाएगा नहीं। सेम चीज जब आप 4 जगह पढ़ते हो तो आपका सिलेबस छूटने की संभावना होती है। अनलिमिटेड सोर्सेज, तो आप इसको इकट्ठा नहीं कर पाओगे, रिवाइज नहीं कर पाओगे, और गलती से अगर निगेटिव मार्किंग एग्जामिनेशन हुआ तो 100% चांसेज है आपके गलत होने के। सो योर स्कोर इज गोइंग टू बी डाउन। इस पैटर्न को हम समझते नहीं। तो अनलिमिटेड सोर्स नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी लिमिटेड सोर्सेज, बट दैट शुड बी ऑथेंटिक। तो वॉट एवर द कंटेंट वी आर शेयरिंग, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ट्रस्ट ऑन दैट। आपका मेंटर कैपेबल है। उसके अलावा जब भी आपको सेल्फ स्टडी का टाइम मिले, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज यूज स्टैंडर्ड बुक। 3-4 किताबें याद रखिए, जैसे लैकमैन बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, केडी त्रिपाठी काफी अच्छी है, जूरिस्प्रूडेंस के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जूरिस्प्रूडेंस के इनके जैन आप अच्छे से यूज करिए। ये 4-5 किताबें अपने पास रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइफ लॉन्ग आपको काम आने वाली हैं तो उसको बेस्ट यूज करिए। लाइब्रेरी का एक्सेस है, लाइब्रेरी से एक्सेस लीजिए आप, ये सारी चीजें। लास्ट में आपको जब टेस्ट लगाओगे ना, ये टेस्ट को मैं थोड़ा सा बता दूं, टेस्ट वाला भी गेम कई सारा है। मैंने आपको ढेर सारा टेस्ट इसलिए नहीं दिया है क्योंकि टेस्ट जब हम क्रिएट करते हैं, देयर इज अ माइंड सेटअप। कभी भी जो आप टेस्ट दे रहे हो वो रियल टाइम में वहां मिमिक नहीं होता है। भले से पैटर्न आप बना दो, टाइम आप अरेंज कर लो, सारी चीजें, बट एक्चुअली जो हम टेस्ट दे रहे हैं या कोई भी कोचिंग वाला टेस्ट दे रहा है और जो एक्चुअल में एग्जामिनेशन आएगा, वहां पर गैप काफी होगा, आप देखने को मिलेगा। तो अगर आप ज्यादा टेस्ट लगा लोगे, टेस्ट को बस इस मकसद से लगाओ कि टाइम बाउंड आपकी प्रिपरेशन हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, आपकी वो माहौल मिल जाए, ताकि आपका शेड्यूल ठीक हो जाए, ये सारी चीजें। ठीक है, और जो कहीं बहुत थोड़े बहुत नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं जहां पर प्रिपरेशन में लूप होल है, गैप है, वो फुलफिल हो जाए यहां से। बट अगर ज्यादा टेस्ट सीरीज आप लगाएंगे और माइंड विल बी सैचुरेटेड, और आप उसी डायरेक्शन में सोचेंगे, और एक्चुअल जब पेपर आएगा तो आप नहीं सोच पाएंगे, आप उस हालत में होंगे नहीं, तो वहां पर गड़बड़ हो जाएगी। सो प्लीज डू नॉट फोकस ऑन नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज, फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ टेस्ट सीरीज। अगर आप 100 सवाल ही लगा रहे हैं तो उस हर क्वेश्चन को एनालिसिस करिए, हर ऑप्शन को एनालिसिस करिए कि ऑप्शन क्यों दिया गया है, व्हाई दिस ऑप्शन इज नॉट गोइंग टू बी करेक्ट, और इस पेपर को बनाया गया, इस क्वेश्चन को बनाया गया है तो कैसे बनाया गया है। तो ये सारी चीज आप टेस्ट भी लगाइए, प्रीवियस ईयर का पेपर भी जरूर बीच बीच में देखते रहिए ताकि आप भटके नहीं। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। कुछ स्टैंडर्ड किताबें भी मैंने आपको बता दी, इंटरव्यू का भी एक्सपीरियंस आपसे साझा कर दिया, ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए, प्लीज कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। एग्जाम में ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे या सब्जेक्टिव? सूरज जी केवल ऑब्जेक्टिव। सर बायोफार्मास्यूटिक्स में जो आपने नोट्स प्रोवाइड किए हैं क्या वो सफिशिएंट है? बिल्कुल अविनाश जी, मोर देन सफिशिएंट। 110 नोट शेयर किया मैंने। नहीं हो रहा है बायोफार्मास्यूटिक्स से, ओके ठीक है, टेस्ट कब से होगा? पंकज जी टेस्ट देखिए, मैंने ना इस कोर्स में आप सभी लोग को फ्रीडम दी हुई है। मैंने नहीं रखा कि आज शाम 8 बजे टेस्ट, 9 बजे टेस्ट, इस तरीके से नहीं किया होगा मैंने टेस्ट आपके डिस्क्रिप्शन पे रखा है, क्योंकि कोई हो सकता है 3 दिन में सिलेबस पढ़ के खत्म कर दे, कोई 4 दिन में पढ़ के सब्जेक्ट खत्म कर दे, कोई 10 दिन में। तो आपके पास चांस है, और उसमें 3 अटेम्प्ट दिया हुआ है मैंने, आप 3 बार उसको लगाइए और प्रैक्टिस कर सकते हैं, 3 बार फ्रेश आएगा वो सारी चीजें। तो डिपेंड्स अपॉन यू कि जब आपका सिलेबस खत्म हो जाता है तब आप लगाइए। ठीक है, अननेसेसरी प्रेशर नहीं है। जो लोग बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, जाहिर सी बात है जो पिछला कंटेंट वो उन्हें एक्सेस हो जाएगा, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, कुंदन जी बिल्कुल, आप देखिए जो जो टॉपिक बचे हुए हैं वो सारी चीजें मैं करा रहा हूं, तो परेशान मत होइए, सब चीजें हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी, सिलेबस का ओवरव्यू बता दिया, क्या पैटर्न है, क्या लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है,
अब थोड़ा सा मुझे लगता है कि सिलेबस पे डिस्कशन हो जाना चाहिए, क्योंकि जब हम जनरल डिस्कशन और स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, सो एटलीस्ट देयर शुड बी अ डिस्कशन ऑन सिलेबस। तो सिलेबस पे भी मैं डिस्कशन कर लेता हूं थोड़ा, कौन से टॉपिक पे क्या पढ़ना है, कितना इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा अगर विजिबिलिटी का इश्यू होता है तो प्लीज मैनेज कर लीजिए। शुद्ध हिंदी में देखिए बिल्कुल लिखा गया है, निम्नलिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम निम्न रूप में होगी। फार्मास्यूटिक्स, देखिए फार्मास्यूटिक्स तो बड़े इंपॉर्टेंट है, उसको आप स्किप ही नहीं कर सकते। टैबलेट एंड टैबलेट कोटिंग, देखिए टैबलेट में क्या पूछा जाएगा, ध्यान से, अगर कहीं कुछ आपको प्लीज लिखना हो तो लिख लीजिएगा, सिलेबस जहां आपने प्रिंट निकाला होगा वहां लिखते जाइएगा क्या क्या पढ़ना है। बिल्कुल, अब ध्यान से प्लीज सुनिए, ये बहुत काम आपके आने वाला है, आपको क्लैरिटी देगा। जब आप खुद से भी पढ़ेंगे ना तो आपको पता होगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और आप ट्रस्ट करिए, जब आप क्वेश्चन पिछले साल के देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, आई कैन नॉट डिस्क्लोज, बट बहुत सारे पेपर्स मैंने खुद भी सेट किए हुए हैं। एनटीए का भी, जीपैट का पेपर सेट हुआ है, फार्मासिस्ट का भी सेट हुआ है, बट एवरीथिंग कुड नॉट बी डिस्क्लोज। देयर इज अ पॉलिसी, एक डिस्क्लोजर होता है कि आप ये नहीं कर सकते, किसी शेयर नहीं कर सकते। तो टैबलेट एंड टैबलेट कोटिंग, देखिए टैबलेट कोटिंग में क्या है कि टैबलेट कोटिंग से डिफेक्ट बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और कोटिंग के बारे में अब देखिए, ध्यान से सुनिए, प्लीज ध्यान से सुनिए। जी बताइए, मुझे लग रहा है कि क्वेरी मुझे लास्ट सेशन में लेना चाहिए, क्योंकि जी पंकज जी बताइए। आप सभी का समय इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात, आप 1 घंटा 1.5 घंटा दे रहे हो, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको क्लैरिटी देके जाऊं कि आपको कैसे पढ़ना है। और आप बीच बीच में टेस्ट भी करते रहिए, पिछले साल का पेपर लगा के देखिए क्या वो क्वेश्चंस लग रहे हैं। अगर क्वेश्चंस लग रहे हैं, इट मीन्स यू आर ऑन अ राइट पाथ। ये भी सही है कि आप 100% क्वेश्चन नहीं लगा सकते, कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन हमेशा मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूं, सारे क्वेश्चन इसी से आ जाए, ऐसा कभी प्रैक्टिकली नहीं होता। कभी आपको अपना कॉमन सेंस लगाना होता है, कभी कोई क्ल्यू पकड़ना होता है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस लगते हैं। टैबलेट एंड टैबलेट कोटिंग, टैबलेट कोटिंग में देखिए क्या पढ़ना है, पहले टैबलेट के बारे में समझ लीजिए। टैबलेट सभी को पता है, तो जब सभी को पता तो वो नहीं पूछेंगे आपसे। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पूछेंगे, जैसे डायरेक्ट कंप्रेशन, वेट ग्रेनुलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन। ठीक है, क्यों किया जाता है तीनों, होता क्या है, इस प्रोसेस को आप समझ लीजिए। मैंने टैबलेट वाले में बहुत अच्छे से, टैबलेट टॉपिक मैंने पूरा पीएचडी कर डाला, बहुत अच्छे से आपको समझाया 4-5 वीडियो लेक्चर में। अगर आप देख लेंगे तो योर कॉन्सेप्ट विल बी टोटली क्लियर। तो डायरेक्ट कंप्रेशन क्या, एक्सिपिएंट होते हैं उसके, डाइल्यूएंट, डिसइंटीग्रेट, लुब्रिकेंट, ग्लाइडेंट, तो एक फॉर्मूला भी बताया मैंने, डीडीएलजी। ठीक है, वो सारी चीजें, डाइल्यूएंट के एग्जांपल, काम क्या करता है, ये सब। उसके बाद बनाते कैसे हैं वो थोड़ा सा देख लीजिए। यहां से टैबलेट में सवाल पूछे जाएंगे। टैबलेट कोटिंग में फिल्म कोटिंग, एंट्रिक कोटिंग, सुगर कोटिंग। तो सुगर कोटिंग क्यों की जाती है, इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं, किस स्टेप का क्या मकसद है। सुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग, क्योंकि फिल्म बनाई जा रही है तो फिल्म में के साथ साथ प्लास्टिसाइजर भी यूज होता है, तो प्लास्टिसाइजर बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। फिर उसके बाद एंट्री कोटिंग, एंट्री कोटिंग क्यों की जा रही है, ताकि जीआईटी में रिलीज न दबा हो और इंटेस्टिनल ऑब्जॉर्प्शन हो, इंटेस्टिनल डिग्रेडेशन हो, वहां पर जाके बचाया जा सके। ठीक है, तो एंट्री कोटेड पॉलीमर्स, तो मैंने एक ट्रिक बताया था कि जितने थैलेट पॉलीमर्स होते हैं, सारे के सारे नहीं, मोस्टली थैलेट पॉलीमर्स आर यूज्ड एज एंट्री कोटेड पॉलीमर। तो अगर ऑप्शन में कहीं थैलेट दिख जाए तो आप समझ जाएंगे। तो ये टॉपिक में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना, वो क्लियर कर दिया मैंने। कैप्सूल्स, कैप्सूल्स में इसके क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट भी पूछे जाते हैं, इसको क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। फिर कुछ मशीन्स पूछे जाते हैं, रोटा शॉट, रोटा वे, इस तरीके से मशीन्स इनके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, कैप्सूल्स किससे बनता है, जिलेटिन से, तो जिलेटिन टाइप ए टाइप बी के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जिलेटिन क्या प्रोटीन है, पेप्टाइड, इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। ठीक है, कोलेजन से बन रहा है ये, तो जिलेटिन यहां भी इसके बारे में इन्होंने पूछ लिया हुआ है। फिर एक वैल्यू होती है ब्लूम स्ट्रेंथ, तो कभी कभी सवाल पूछा जाता है ब्लूम स्ट्रेंथ का संबंध किससे है, और वैल्यू कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट 250 के आसपास होती है, दैट इज टोटली एसोसिएटेड विद कैप्सूल। अगर इतना पढ़ लेते हैं कैप्सूल खत्म। इमल्सन सस्पेंशन ऑइंटमेंट क्रीम, इमल्सन में क्या है, इमल्सन होता क्या है, 2 फेजेस हैं, लेकिन दोनों, एक वाटर है एक ऑयल है। अब उसमें कितने टाइप के इमल्सन होते हैं वो थोड़ा सा देखना होगा, और इमल्सन के आइडेंटिफिकेशन, ऑयल इन वाटर है, वाटर इन ऑयल है, दोनों को आपके सामने रखा तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, देख के नहीं कर सकते, कुछ टेस्ट परफॉर्म करने होंगे। तो कंडक्टिविटी टेस्ट, डाई टेस्ट, ऐसे कुछ टेस्ट मैंने कराया है, वो इंपॉर्टेंट है। सस्पेंशन में फ्लोकुलेटेड, डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के एग्जांपल, दोनों में फर्क क्या होता है, तो उसमें कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसमें केकिंग फिनोमिना ज्यादा है, किसमें कम है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं आपको। ठीक है,
ये सब ऑइंटमेंट और क्रीम, ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूं ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। ऑइंटमेंट एंड क्रीम, ऑइंटमेंट में क्या मोर देन 50% सॉलिड कंटेंट होता है। ऑइंटमेंट के बेसेज पूछे जाते हैं, हाइड्रोफिलिक बेसेज, ओलेजिनियस बेसेज, ये अलग अलग बेसेज। क्रीम्स, वनिशिंग क्रीम ऑयल इन वाटर होती है, वाटर इन ऑयल होती है, क्रीम्स के बारे में सवाल। ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस शेड्यूल सी, शेड्यूल C1, तो ऑप्थेल्मिक, क्योंकि ऑप्थेल्मिक एक्सपीरियंस मांगा जाता है यहां पर। ब्लड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, ब्लड फ्लूइड के बारे में, इनकी प्रिपरेशन क्या क्या होती है ब्लड की, ठीक है। इनके ग्रुप थोड़ा देख लो आप, कौन सा ग्रुप, कौन सा डोनर है, कौन सा एक्सिपिएंट है, ठीक है। ये सारी चीजें, किसमें एंटीबॉडी होती, किसमें नहीं होती, क्या एंटीजन होता है, नहीं होता है, ये सब। इलेक्ट्रोलाइट्स, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, ये क्या होता है, इसका कंपोजिशन क्या होता है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। पेरेंटल प्रिपरेशन, यानी पेरेंटल बनती कैसे है, बनाते कैसे कैसे हम लोग, क्या क्या डलता है उसमें, विस्कोसिटी एनहांसिंग एजेंट डलता है, और जितने भी सारे कंपोनेंट में ड्रग डल रही है, बल्किंग एजेंट डल रहा है, वो सब चीजें पूछी गई हैं। क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, जैसे स्टेरिलिटी टेस्टिंग, पायरोजन टेस्टिंग, क्लैरिटी टेस्टिंग, ये सारी टेस्टिंग कैसे करते हैं, इनका प्रोसीजर क्या है। अगर हम स्टेरिलिटी टेस्टिंग कर रहे हैं, पायरोजन टेस्टिंग कर रहे हैं, तो कितना टेम्परेचर देखते हैं, रैबिट में कितना इंक्रीज टेम्परेचर होना चाहिए, पायरोजन बेसिकली हैं क्या, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क। सर्जिकल ड्रेसिंग, ड्रेसिंग के बारे में थोड़ी सी पूछ ली जाएगी आपसे, ठीक है। अब देखिए बायोलॉजिकल प्रिपरेशन, सेरा, वैक्सीन एंड एंटीसेरा, ये तो शेड्यूल C1 से रिलेटेड है, तो ये डीआई का काम है, ये सब चेक करेगा जो टेस्टिंग में डीआई इन्वॉल्व है, तो जाहिर सी बात है ये टॉपिक डीआई के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेरा, वैक्सीन, एंटीसेरा, ये सब, ये टॉपिक मैंने आपको, अब देखिए ध्यान से सुनिए, कंफ्यूजन क्या हो रहा है, फार्मास्यूटिक्स में ये टॉपिक दिया हुआ है, ये फार्मास्यूटिक्स का नहीं टॉपिक है, ये मैंने आपको कोलोजी फोल्डर में कराया हुआ, कोलोजी में देखोगे तो टॉपिक आपको बड़ा सा एक टॉपिक है, सेरा एंड वैक्सीन करके ऐसे डाला हुआ, उसमें सब मैंने पढ़ाया हुआ है पूरा टॉपिक आपको, ठीक है। बायोफार्मास्यूटिक्स, कायदे के फार्मास्यूटिक्स हैं, तो बायोफार्मास्यूटिक्स में जनरली क्या कंपार्टमेंट मॉडलिंग पे सवाल पूछ देते हैं, और कुछ फॉर्मूला होता है एलिमिनेशन का, Cl=K/V, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर एलिमिनेशन क्या होता है, ये सब पे बेस्ड क्वेश्चंस ये थोड़े बहुत पूछ देते हैं, ठीक है। चलिए, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, लिमिट टेस्ट एनालिसिस का नहीं पार्ट है ये, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, तो ये वीडियो आपको फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिखेगी, ठीक है। लिमिट टेस्ट, देखिए लिमिट टेस्ट अलग अलग है, आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट, आयरन का, क्लोराइड का, कौन सा स्टार्टिंग मटेरियल, कौन सा कलर देता है, और कितनी लिमिट होनी चाहिए, जैसे गडजेट अपरेटस है तो वो आपके आर्सेनिक के लिए यूज हो रहा है, तो कुछ खास बातें हर लिमिट टेस्ट की पूछी जाती है आपसे। लिमिट टेस्ट का मतलब क्या होता है कि देखिए इंप्योरिटीज होती है, हर जगह होती है इंप्योरिटीज, यू कैन नॉट स्किप इंप्योरिटीज, लेकिन अगर वो कुछ लिमिट में है तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। जैसे वाटर में आर्सेनिक होता ही होता है हमेशा, लेकिन वो इतना लेवल होना चाहिए कि दिमाग के लिए, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए वो हार्मफुल ना हो, तो लिमिट में होना चाहिए। तो वो लिमिट उस लिमिट में है कि नहीं है वो चेक करने के लिए हम लिमिट टेस्ट कर रहे हैं, बायो से कर रहे हैं, तो बायो से कोलोजी वाले में आपको फोल्डर में मिलेगा, जबकि कहां दिया हुआ, फार्मास्यूटिकल। बायो से एनालिसिस का पार्ट नहीं होता, बायो एनालिसिस इज अ पार्ट ऑफ कोलोजी, तो ये कहां टॉपिक मिलेगा, कोलोजी में, सब करा चुका हूं मैं। अब स्टेरिलिटी टेस्ट, स्टेरिलिटी टेस्ट, पायरोजन टेस्ट, ये अलग से नहीं होता, ये पेरेंटल का टेस्ट है, तो ये टेस्ट यहां दिया हुआ इन्होंने, जबकि जब यहां पेरेंटल पढ़ोगे ना, इमल्सन, पेरेंटल प्रिपरेशन, तो ये सारी चीजें मैंने यहीं करा दी हुई है आपको, ठीक है, ये सब चीजें, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या आपको नहीं कराया, अभी मिसिंग है इस कोर्स में, क्योंकि ऑनगोइंग बैच है ना, लाइव अभी चल रहा है। कोलोरीमेट्री का मैंने नोट्स दे, जहां पर टॉपिक वीडियोस नहीं आ पाई कुछ की, तो वहां पर मैंने नोट्स दिया हुआ है। फ्लोरीमेट्री, नेफ्लोमेट्री, टर्बिडीमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बचा हुआ है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वही यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, आप जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी जो टेक्निक है, रेडिएशन पे काम कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे, और यूवी का हम यूज कर रहे हैं चीजों को एनालिसिस करने के लिए, वो सारी चीजें मैं। कार्ल फिशर टाइट्रेशन, मॉइस्चर डिटर्मिनेशन के लिए, ये सारी चीज आपने देखा होगा। एल्कोहल डिटर्मिनेशन अभी बचा हुआ टॉपिक, ये आप स्टार मार्क बना लीजिए कि ये और ये टॉपिक बचा हुआ है। तो अब मैं बता दे रहा हूं कि क्या क्या पढ़ना है, तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, मैं तो कराऊंगा ही। माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ विटामिन, एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन प्रिपरेशन, माइक्रोबायोलॉजिकल एसे, तो विटामिन, B12 बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है, कौन सा टर्बिडीमेट्रिक मेथड यूज किया जाता है, कौन सा मेथड, ये सब मेथड पूछा जाता है इन सब में, ठीक है। चलिए थोड़ा सा क्लैरिटी खोल खोल के बता दे रहा हूं, तो आपको चीजें समझ में आए। अब देखिए मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या इन्होंने पूछा है, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, तो ये सारे टॉपिक्स आप देखिए, ये कोलोजी में आपके नहीं है, क्योंकि दे आर आस्किंग जनरल फार्माकोलॉजी।
तो ये आपको एक बार क्लासिफिकेशन का देखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर, इतनी सारे ड्रग हैं, क्या सबका रट्टा मारेंगे? नहीं, जो ट्रेंड में है, जैसे डाइजेपाम है तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग, आप डाइजेपाम का ब्रांड नेम, स्ट्रक्चर नहीं स्किप कर सकते, ठीक है, उनका स्टोरेज, प्रिपरेशन, ब्रांड नेम, ये सारी चीजें। तो ये 5 कैटेगरी इन्होंने दी हुई है, ये सारी चीजें ये मैंने मोस्टली करा दी हुई है। इसमें ब्रांड नेम और स्टोरेज कंडीशन अभी मिसिंग है, वो मैं करा दूंगा, ठीक है। कुंदन जी यही पूछ रहे थे। फार्माकोग्नोसी, कोग्नोसी में देखिए इन्होंने क्या किया है, 15 ड्रग दी है, इन्होंने मिक्स कर दी है। मैंने आपको जो पढ़ाया है वो कैटेगरी वाइज पढ़ाया हुआ है, एल्कोलाइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन्स, रेजिन, इस तरीके से पढ़ाया है। और लास्ट में एक नोट आपको शेयर कर दिया हुआ है किस तरीके से सारी ड्रग एक ही पीडीएफ में है। तो अगर आप वो ना पढ़ना चाहें तो सीधे वो पीडीएफ आपके हाथ लगेगी, कंप्लीट ड्रग्स, सारे ड्रग के बारे में मैंने डिटेल लिख लिख के नोट भी बना के दे दिया है, आप पढ़ सकते हैं वहां से। कोग्नोसी आपकी मात्र 3-4 दिन में खत्म हो जानी है, मैक्सिमम 3-4 दिन लगेगा, अगर 2-2 घंटा भी आप पढ़ेंगे तो भी, बहुत स्मार्टली। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम करा दिया है, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव, 4 टॉपिक अभी बचा हुआ है, बाकी ये सारे टॉपिक मैंने करा दिए हुए हैं। अब देखिए हेल्थ एजुकेशन में न्यूट्रिशन, फर्स्ट एड, पॉपुलेशन कंट्रोल, एड्स कंट्रोल, ये कॉमन टॉपिक है, ये कॉमन सेंस पे बेस्ड है, तो ये सारी चीजें जो है नहीं भी कराएंगे तो भी आप कर सकते हैं। न्यूट्रिशन के बारे में पता होना चाहिए कि कितना क्या क्या न्यूट्रिशन होना चाहिए, अगर हम ले रहे हैं कोई चीज, प्रोटीन ले रहे हैं तो कितना डेली कंजम्पशन होना चाहिए, प्रोटीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, विटामिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सब थोड़ी बातें जो। फर्स्ट एड मैंने आपको कोलोजी में करा दिया हुआ है, जहां पर पॉइजनिंग, फर्स्ट एड, एंटीडोट, ये सब करा दिया हुआ है। पॉपुलेशन कंट्रोल के कौन कौन से मेथड्स हैं वो आप सभी को पता है, हम सभी मैच्योर हैं, बट अभी क्योंकि हम गवर्नमेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इंडिया में कौन कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसी चल रही हैं जो पॉपुलेशन कंट्रोल में काम कर रही हैं, और आपके बिहार में स्पेसिफिकली कौन सी पॉलिसी चल रही है, बिहार गवर्नमेंट किस पे काम कर रही है, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार में, यूपी में काफी ज्यादा है, ठीक है, कम एरिया में काफी लोग हैं। एड्स कंट्रोल कैसे हम लोग, तो नैको के बारे में पता होना चाहिए, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, एड्स एक्चुअली होता कैसे है, एचआईवी कैसे, CD4 सेल्स क्या होता है, थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी आपकी होनी चाहिए, ये सारी चीजें, ठीक है। फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, ये सब टॉपिक ये किसके हैं, जनरल फार्माकोलॉजी। कहां से मिलेंगे आपको ये टॉपिक, आप पढ़ सकते हो केडी त्रिपाठी से। आपको कहीं भी कुछ मैटर ना मिले, द बेस्ट सोर्सेज केडी त्रिपाठी, उसके अलावा कहीं से कुछ मत पढ़िए आप। और आजकल ऑनलाइन सोर्सेज भी है, आप में से बहुत सारे लोगों के पास आईपैड भी होगा, टैबलेट भी होगा, लैपटॉप भी होगा, आप खोल के आराम से पढ़ सकते हैं इसको। ड्रग रिसेप्टर, कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं उनके बारे में मैंने, हालांकि ये सब चीजें मैंने कराई हुई हैं। ड्रग इंटरेक्शन एंड ड्रग एंटागोनिज्म करा दिया हुआ है मैंने सब, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, एडीएमई करके एक मैंने, अब देखिए पूछा कहाँ है, फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी, मैंने फार्माकोलॉजी में एडीएमई करके एक वीडियो, 1.5 घंटे की वीडियो है वो सब टॉपिक पूरा फिनिश है उसमें। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बायोलिबिलिटी भी मैंने इसी एडीएमई वाले में करा दिया हुआ है। ड्रग डिस्पेंसिंग, डिपेंडेंस एंड एडिक्शन, ड्रग अब्यूज एंड टॉक्सिसिटी, एडवर्स ड्रग रिएक्शन और ड्रग एलर्जी पे मैंने एक वीडियो पूरी बनाई हुई है। बायोस्टैटिक्स अभी मिसिंग है, ठीक है, बायोस्टैटिस्टिक्स, मुझे नहीं पता कि बायोस्टैटिक्स बड़ा फेवरेट होता है बीपीएससी का। बीपीएससी का मैं सिविल सर्विसेज का भी देख रहा था, उनमें मेंस में बायोस्टैटिस्टिक्स भी पूछा गया है, उनके मेंस का हिस्सा है ये, तो काफी इंपॉर्टेंट है। बायोस्टैटिक्स से बड़ा लेना देना रहता है। और बायोस्टैटिक्स में क्या होता है, कॉमन सेंस आपसे पूछा जाता है, कुछ डेटा दे दिया जाएगा पाई के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में, तो आपको एनालिसिस करना होगा। अब जब प्रशासन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, कुछ डेटा आएगा आपके पास, तो आप कैसे एनालाइज करेंगे, सो देयर शुड बी अ बेसिक नॉलेज ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अलग अलग जो टेस्ट होते हैं, जैसे एनोवा हो गया, अलग अलग टेस्ट के नाम भी थोड़े बहुत, स्टूडेंट टेस्ट। अब देखिए डीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जूरिस्प्रूडेंस ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर कोई इलीगल काम कर रहा है तो जाहिर सी बात, यू नीड टू टेक द एक्शन। और वो कैसे एक्शन होगा, आईपीसी के तहत, सीआरपीसी के तहत, पुलिस लेगी एक्शन उस पर, गवर्नमेंट लेगी उस पर एक्शन, बट अल्टीमेटली आप डील करोगे ना, तो आप डील करोगे तो आपको कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इन सब एक्ट के बारे में। देखिए डीएनसी एक्ट, इसी के तहत तो आपको डीआई को पावर मिल रही है, सारी चीजें डीएनसी एक्ट के तहत। तो अभी तेलंगाना में बड़ा घुस घुस के पूछा हुआ था कि किस सेक्शन के तहत अपॉइंटमेंट होता है, अगर ये कैटेगरी का ड्रग है तो ये स्पूरियस है कि ब्रांडेड है, कौन सी है, ये सब पूछा गया था बड़ा। फार्मेसी एक्ट, आजकल देखिए इसमें चेंज भी हुआ है अभी, तो अभी जो रिसेंट चेंजेस भी हुए हैं, अभी आपने देखा होगा कि एक सेक्शन को लेके उसमें ये आया था कि अदर देन फार्मेसी के लोग भी इसको, दवा को हैंडल कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, उसमें बड़ा बवाल मचा था। फार्मेसी एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पीसीआई वगैरह उसका गठन कैसे होता है, ज्वाइंट फार्मेसी काउंसिल कैसे होता है, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, क्योंकि हमारी जो प्रेजेंट की वर्तमान सरकार है केंद्र में, आप देख रहे हो स्टैंड का प्राइस कम कर रही है, दे आर प्रोमोटिंग जेनरिक ड्रग्स, ठीक है, जन औषधि केंद्र, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, ये सब बातें, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। तो डीपीसीओ के बारे में क्या है, नेशनल प्राइसिंग अथॉरिटी जो है वो कैसे, एनपीपीए कैसे काम करती है, प्राइस कैसे डिसाइड होता है, एक फॉर्मूला होता है, ये सब मैं करा चुका हूं आपको, ठीक है। जो भी मैंने आपको जूरिस्प्रूडेंस में कराया है, आप यकीन मानिए द बेस्ट सोर्स आई हैव यूज्ड एनके जैन, और मेरा जो नॉलेज है उसको मैंने यूज करके एसिमुलेट करके काम किया है। और तीसरा जो मैंने सोर्स यूज किया है, डायरेक्ट डीएनसी एक्ट को खुद पढ़ा, उसको अंडरलाइन किया अपने उसमें लैपटॉप में, सारी चीजें करके किया मैंने। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज, ताबीज, ऐसा ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट, ये सब रूल्स। तो एक्ट एंड ईयर पे सवाल, एनडीपीएस एक्ट एंड रूल्स, आर्यन खान वाला केस अभी आपने देखा होगा, बड़ा चल रहा था मैटर, समीर वानखड़े वाला केस आपने देखा होगा, एनडीपीएस एक्ट, दैट इज इन द ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, ठीक है। मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, एक्साइज ड्यूटी, क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है, ठीक है, ये सब मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन। बॉन्डिंग प्रिपरेशन, नॉन बॉन्डिंग प्रिपरेशन, अगर कोई इलीगली उसको कर रहा है तो कितना उस पर फाइन होगा, फाइन्स वगैरह देखिए एनडीपीएस एक्ट में है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, फाइन वाइन पूछी जाती है। ट्रेडमार्क एक्ट, ट्रेडमार्क क्या है, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल आईपीआर, आईपीआर की कई कैटेगरी होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की कई कैटेगरी होती हैं। जैसे मैं एज ए इंडिविजुअल हूं, मैं कोई चीज डिस्कवर कर रहा हूं, उसको कुछ पैरामीटर, दैट शुड बी नॉवल, नया होना चाहिए, यूटिलिटी होना चाहिए, कोई आइडिया ऐसे पेटेंट नहीं हो सकता जब तक कि वो धरातल पे ना उतरे। सो कभी सवाल पूछा जाए कि एनी आइडिया कुड बी पेटेंटेड, नो, एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल, बट व्हेन आइडिया हैज बीन एग्जीक्यूटेड डेफिनेटली इट कुड बी इंप्लीमेंटेड। तो आइडिया को अगर इंप्लीमेंट किया गया है तब वो जाके ट्रेडमार्क में हो सकता है, सॉरी पेटेंट हो सकता है। ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होती है इसकी कुछ कैटेगरी होती है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, ट्रेड सीक्रेट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। आपके बिहार में भी रिसेंटली जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है, किसी एरिया की कोई चीज फेमस होना, ठीक है, जैसे मुजफ्फरपुर की लीची बड़ी फेमस है, बनारसी पान, कड़कनाथ मुर्गा एमपी का, ये सब बड़े फेमस है, जीआई टैग है ये सब, ठीक है। पश्मीना, ट्रेड सीक्रेट, कोको कोला आज तक कुछ पता ही नहीं किसी को। डिजाइन, क्योंकि आप केवल ड्रग्स को ही नहीं डील कर रहा, अब आप मेडिकल डिवाइसेस को भी डील करने जा रहे हैं एज ए ड्रग इंस्पेक्टर, सो मेडिकल डिवाइसेस की डिजाइन वगैरह के बारे में। ट्रेडमार्क आप किसका लेते हैं, कोई ब्रांड स्टैब्लिश करना चाह रहा है, लोगो, ट्रेडमार्क, आप उसका नाम और लोगो नहीं यूज कर सकते विदाउट देयर परमिशन, बिकॉज दे हैव टेकन द ट्रेडमार्क। पेटेंट, आपने पेटेंट फाइल कर दिया है। और एक और कैटेगरी होती है कॉपीराइट, लिटरेरी इवेंट्स के लिए, ड्रामेटिक इवेंट्स के लिए, आर्टिस्टिक इवेंट के लिए, उनके लिए कॉपीराइट होता है। कोई नया मॉलिक्यूल आपने डिस्कवर कर दिया, कोई नया मॉलिक्यूल, आजकल एक कॉन्सेप्ट चला है ग्रीन पेटेंटिंग का, नाम सुन रहे होगे दवाओं का, किसी दवा को क्या किया, थोड़ा सा छेड़छाड़ करके दवा में चेंज करके फिर से उसका पेटेंट बढ़वा लिया। इसका मतलब कि और लोगों को मौका ही ना मिले, जब और लोगों को मौका नहीं मिलेगा तो दवा जेनरिक आएगी नहीं, वही कमा कमा के लाल हो जाएंगे। तो ग्रीन पेटेंटिंग का आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है, अभी द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू दोनों में निकला हुआ था ये, तो ये भी समझना है। पेटेंट जिस दिन से हम अप्लाई करते हैं उस दिन से 20 साल मिलता है, इसको ब्रेक भी किया जा सकता है अगर नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक इंटरेस्ट में मैटर हो। ट्रेडमार्क जनरली हम लोग इनिशियली 10 साल के देते हैं, फिर उसको रिन्यू करा के बढ़ाना होता है। जैसे मेरा जो कोचिंग का नेम है वो ट्रेडमार्क है, अब कोई दूसरा नहीं ले सकता। डिजाइन, ठीक है, भले से फार्मा, फलाना फार्मा, ढेकाना फार्मा, जो भी जोड़ ले, लेकिन फार्मा पाथफाइंडर्स विल बी यूनिक बिकॉज इट्स अ ट्रेडमार्क नेम, नोबडी कैन कॉपी। आपको ये सारी चीजें देखना पड़ेगा। हॉस्पिटल फार्मेसी, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन कैसे हैंडल करेंगे, तो हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में प्रिस्क्रिप्शन को रीड करना होता है, कुछ कमी होता है तो फार्मासिस्ट को रिटर्न करके देखना होता है, कोई ड्रग इनकम्पेटिबिलिटी होती है वो चेक करना होता है, ठीक है, ये सब। तो इनकम्पेटिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज कंडीशन ऑफ ड्रग्स, क्योंकि देखिए स्टोरेज कंडीशन अगर आप नहीं मेंटेन करेंगे, जैसे इंसुलिन है, कोल्ड चेन नहीं मेंटेन करेंगे, जहां बन रही है वहां भी कोल्ड चेन मेंटेन हो रहा है, जैसे आ रही है सीएफए से, बाहर से कहीं से भी, वो इंडिया में वो भी कोल्ड चेन मेंटेन हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी कोल्ड चेन मेंटेन हो रही है, फिर पेशेंट के पास जा रही है, वो भी आइस क्यूब यूज कर रहा है, वो आइस बैग यूज कर रहा है, ये सारी चीज आपने देखा होगा। तो स्टोरेज कंडीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई भी वैक्सीन उसका स्टोरेज कंडीशन क्या होगा, कौन सी ड्रग, क्योंकि उसकी इंटेग्रिटी बनी रहती है स्टोरेज कंडीशन से, उसकी एफिकेसी बनी रहती है। क्लिनिकल फार्मेसी एंड इट्स रोल इन हॉस्पिटल, ये सब बातें। माइक्रोबायोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स,
एसिड फास्ट और अलग अलग ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, ये सब के बारे में पूछा जाता है। पेप्टाइड ग्लाइकोन लेयर किसमें थिक होती है, कब से पतली होती है, ये सब। आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोब सिस्टेन, ये सब कहाँ पैथोलॉजी में बहुत यूज होती है। जैसे किसी को टीबी है तो कैसे पता लगा होगा, बलगम सैंपल लोगे और आपको पता है कि टीबी का जो बैक्टीरिया होता है वो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है, तो एसिड फास्ट सिस्टेनिंग से अगर वो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा इट मीन्स कि आपको टीबी है। और फिर इसको चेक करने के लिए एक्सरे करा देते हैं, फिर वो मॉन्टेक्स टेस्ट भी करा के कंफर्म कर लेते हैं। कंट्रोल ऑफ माइक्रोब्स, ये सारी चीजें, ये सब डिसइंफेक्शन, स्टेरिलाइजेशन, ये सब मैं करा चुका हूँ। ठीक है, स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, वहां स्टेरिलिटी टेस्टिंग करा चुका हूँ, तो यहाँ दोबारा दिया हुआ दो जगह, कोई मतलब नहीं दोबारा पढ़ने का। इम्यूनिटी प्राइमरी सेकेंडरी डिफेंसिव, ये सब माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सॉरी, कहां पढ़ा चुका हूं, ये वैक्सीन में पढ़ा चुका हूं। इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, ये सब पढ़ा चुका हूं आपको। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन, ठीक है, ये वाला टॉपिक अभी बचा हुआ है, विटामिन एंड अमीनो एसिड्स, ये सब। ठीक है, थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। तो मेजरली आपको देख के लग रहा होगा कि कुछ टॉपिक बहुत माइन्यूट से टॉपिक हैं बचे हुए हैं। अब निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये सर निकलता है कि आपको फेथ रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हर कोर्स में कुछ ना कुछ कमी बेसी रहती है कि सर क्लासेस कभी टाइम से नहीं हुई, सर ये टॉपिक मिसिंग है। इट कुड बी पॉसिबल, प्रैक्टिकली हम बात करते हैं, बट मेरा हमेशा बार बार यही रहता है, हमेशा रिक्वेस्ट आपसे यही है कि वॉट एवर द कंटेंट आई हैव ऑलरेडी गिवन टू यू, आप लेट हैं परेशान मत होइए, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, फुल वैलिडिटी आपको मिल रही है, कंटेंट आपको डे 1 से एक्सेस करना है। ठीक है, और जो चीजें छूटी हुई हैं, 3-4 टॉपिक मिसिंग आपको देखा होगा ओवरऑल सिलेबस में, वो टॉपिक्स मैं खुद भी कराऊंगा और सेल्फ स्टडी करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इट्स क्वाइट पॉसिबल। सर प्लीज एक्सप्लेन द पॉइंट नंबर बी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन एंड प्लीज प्रोवाइड द सोर्स फॉर द सेम। पॉइंट नंबर बी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ओके, ये वाला पॉइंट नंबर बी का मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, स्ट्रेन्स एंड टाइप ऑफ स्टेनिंग टेक्निक। कुंदन जी यही पूछ रहे हैं आप? पॉइंट 8, ओके, ये टॉपिक आप अब देखिए क्या लिखा हो, माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स को कैसे हम स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, तो उसके टर्बिडिमेट्रिक अलग अलग मेथड्स होते हैं। ठीक है, कपलेट मेथड, वहां सब कर रहे हैं हम लोग। विटामिन एंड अमीनो एसिड, तो विटामिन का कैसे किया जाता है, तो विटामिन में B12 का भी मैंने एग्जांपल दिया। ये टॉपिक कहीं कहीं पर रिपीटेड है, लेकिन कुछ चीजें यहां पर क्या है कि स्टैंडर्डाइजेशन कैसे कर रहे हो, कैसे चेक कर रहे हो, वो सारी बातें पूछी गई है। फिर क्या लिखा हुआ, इम्यूनो एसे। इम्यूनो एसे एक अलग टेक्निक है, जैसे रेडियो इम्यूनो एसे। ठीक है, असेसमेंट ऑफ अ न्यू एंटीबायोटिक एंड टेस्टिंग फॉर एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। देखिए एंटीबायोटिक को कैसे असेस करते हैं, उसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। जब भी हम किसी दवा की टेस्टिंग करते हैं ना, उसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी चेक करते हैं। तो कैसे, वो इनिबिशन मेथड वाला आपने देखा होगा कि कितना काम कर रहा है, कितना इनिबिशन एरिया वो शो कर रहा है, वो वाला मेथड आपको पढ़ना है। ठीक है, असेसमेंट ऑफ एंटीबायोटिक, उसका इनिबिशन एरिया, जोन ऑफ इनिबिशन देकर पता लगाते हैं हम लोग। उसकी एक्टिविटी, तो उसकी एक्टिविटी हम देखते हैं कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को वो इनहिबिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फ्रेश मीडियम इनोकुलेट करते हैं, फिर उसमें सैंपलिंग करते हैं, इनोकुलेट करते हैं, वो सारी चीजें जो होती हैं वो इसी के अंदर होती है, माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटी के अंदर होती है। ठीक है, इम्यूनो एसे एक अलग टेक्निक है, ये सारी चीजें। ठीक है, ये 8 अभी टॉपिक पूरा बचा हुआ है, कुछ इसमें का 2 टॉपिक मैंने कराया हुआ, ये मैं कराऊंगा अच्छे से, परेशान मत होइए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज मैंने इस वजह से सेशन लेना जरूरी समझा, क्योंकि बहुत सारे लोग डे बाय डे जुड़ रहे हैं, सब लोग जुड़ रहे हैं, तो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, सर क्या हो गया क्या नहीं हो गया। अब ये जैसे टॉपिक था, इसको बड़ा लेके कंफ्यूजन था कि सर ये बायो ऐसे कहाँ है टॉपिक, मैंने उनको बोल दिया कि वहां पर कोलोजी में टॉपिक है ये। और कुछ टॉपिक 2-2 बार रिपीट इन्होंने कर दिया है अलग अलग फॉर्म में, जबकि एक ही जगह मैंने करा दिया है उसको ऑलरेडी। ठीक है, तो कुल मिला जुला के अब निचोड़ में आपको ये बताता हूं, जिन लोगों ने पहले से प्रिपरेशन किया है, कोर्स ज्वाइन किया है, वो देख लें कि क्या वो राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये जो मैंने आपको बताया ये सारी चीजें। ठीक है, ये आप देख लीजिए कि इस पैटर्न से आप चलिए। जल्दीबाजी करेंगे तो धड़ाम से गिर जाएंगे, ऐसा नहीं करना है, आप सभी मैच्योर ही हैं, तो ये पैटर्न जरूर फॉलो करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप देखते रहिए। जरूरी नहीं कि खाली बिहार, क्योंकि बिहार में डीआई का एग्जाम इतना रेगुलर नहीं हुआ है,
डीआई का एग्जाम इरेगुलर होता है। तो अगर आपको अदर स्टेट का भी मिल रहा है, अभी रिसेंटली तेलंगाना का हुआ, उसको भी आप एनालिसिस कर लीजिए। देखिए, नंबर बढ़ाने के कुछ मैं टिप्स थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि कैसे कैसे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको प्रिपरेशन करनी है अच्छे से और उसको रिवाइज करना है। कम गलती करेंगे तो स्कोर बढ़ेगा। मैक्सिमम आपको सिलेबस कवर करना, आपको वाइड नॉलेज रखनी है। यहां से 1 नंबर स्कोर बढ़ेगा, रिवीजन से स्कोर बढ़ेगा, गलती कम होगी तो जाहिर सी बात है स्कोर बढ़ेगा। टेस्ट जब आप लगाते हो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको पता लगती है, उसको उसी टॉपिक में ले जाके आप लिख लीजिए, या एक जगह A4 शीट का पन्ना आप बना लीजिए, उस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नए आपको दिख रहे हैं, जो आपने पढ़ाई नहीं है, तो जो थोड़ी बहुत कमी प्रिपरेशन में होगी वो टेस्ट से पूरी हो जाएगी। ठीक है, और जो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन बची हुई है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप जब लगाओगे तो या तो लगेगा या तो नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो आपको समझ में आएगा कि नहीं यार, मेरी प्रिपरेशन नहीं है या कुछ और इशू है। तो आप यहां से जो भी क्वेश्चन आपको पता लगे नया है, जो आपने नहीं पढ़ा है, उसको भी नोट डाउन कर लीजिए। तो ये प्रिपरेशन जो बची हुई है वो यहां से पूरी हो रही है। और लास्ट में आपको क्या करना है, जितने रिसेंट एग्जाम हुए हैं, जैसे अभी सबसे लेटेस्ट जो डीआई का एग्जाम हुआ है वो तेलंगाना का हुआ, इसके जस्ट पहले एमपी का हुआ, और दोनों का पेपर अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में, और मैं आपको खुद कोर्स में दे रहा हूं, सारी चीजें हैं, तो आप इसको देख लीजिए। तो यहां से नंबर स्कोर बढ़ाइए, रिवाइज करके बढ़ाइए, थोड़ा टेस्ट लगा के आप बढ़ाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लगा के बढ़ाइए, और रिसेंट एग्जाम के अगर आप इतना कर लेते हैं तो मैक्सिमम हर तरीके से आपने सिलेबस को कवर कर लिया है, एंड डेफिनेटली आई कैन अश्योर यू, यू कैन डू योर बेस्ट। ठीक है, प्लीज आपके पास कोई क्वेरी हो तो प्लीज पूछ लीजिए। वेयर टू गेट द स्टडी मटेरियल फॉर द सेम, उसका मैं खुद कुंजनी आपको शेयर करूंगा। ठीक है, वो एक्चुअली एक बुक है अनंत नारायण की, उसमें भी दिया हुआ है, और यूवी सत्यनारायण जो बुक है बायोकेमिस्ट्री, उसमें भी दिया हुआ है, और एनके जैन की जो माइक्रोबायोलॉजी की बुक है वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, बाकी इंटरनेट पे ऐसे बड़ी ओल्ड होल सी वीडियो जो है कई सारी आपको वीडियो कह रहा हूँ, पीडीएफ बना के लोग ज्ञान बांट देते हैं, उसमें मिल जाएगी वहां भी, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं, उसमें भरोसा मत करिए आप। ठीक है, तो ये है। तो मेरे ख्याल से जो मैंने 50-55 मिनट 1 घंटे आपका समय लिया है, मैंने आपको बहुत से सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। नाउ जो लोग कर रहे थे, जो लूप होल था, वो भी आप अपना बेस्ट प्रिपरेशन कर पाएंगे। जो लोगों ने नया ज्वाइन किया वो भी प्रिपरेशन, आप सभी से रिक्वेस्ट है, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन क्वालिटी कंटेंट पे। आपको रियलाइज होगा समय के साथ, जब जब आप पेपर सॉल्व करेंगे, जब आप एग्जाम देंगे एक्चुअली, तो यू विल रियलाइज कि क्या आपको कंटेंट मिला है। ठीक है, 1500-2000 रुपए में आपको बेस्ट तैयारी हम लोग दे रहे हैं सारी चीजें, और इस कोर्स में आप लोग रजिस्टर्ड हैं, सारी चीजें आपने देखा ही होगा इसके बारे में। ठीक है, तो कुछ भी डाउट है फिलहाल आप मुझे 9519980214 पर, इस पे नंबर पे मुझे कॉल कर लीजिए। मैंने आप सभी को एक्सेस भी दिया हुआ है कि आप मुझसे पर्सनली भी मिल लीजिए, एप्लीकेशन पे भी कहीं से भी बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन पे सारी चीजें हैं, प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो 8000 10,000 20,000 परेशान ना हो। देखिए, सेल्फ प्रिपरेशन आप करिए, नो डाउट सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको 1 घंटे 2 घंटे दूंगा क्लास, 3 घंटे दूंगा, लेकिन आपके पास तो काफी समय है ना, तो प्लीज यूज दिस टाइम फॉर योर सेल्फ स्टडी। और सेल्फ स्टडी जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे, तो आपका नॉलेज डेप्थ होगा, और उसी की जरूरत है आपको इस समय, राइट नाउ। सो आई होप आई हैव क्लैरिफाइड योर ईच एंड एवरी डाउट, और मैंने आपको हर चीज खोल खोल के सिलेबस भी बता दिया। एवरी डाउट आई हैव ट्राई टू क्लियर। अब मैं जो क्लास ले आऊंगा, वो जितनी बची हुई टॉपिक हैं वो सारी चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, चलिए प्लीज किसी के पास कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। देखिए, भरोसा रखिए, आप लोग ट्रस्ट रखिए, क्योंकि मोस्टली यू पीपल आर सीनियर पर्सन। मेरे से कई लोग जूनियर भी होंगे, मेरे से कई लोग सीनियर भी हैं, सभी से बात हुई है, बट हियर इट्स नॉट अ मैटर ऑफ सीनियर एंड जूनियर। बहुत सारी चीजें मैं आपसे सीखता हूँ, बहुत सारी चीजें मैं अपना तजुर्बा, यहाँ इट्स अ शेयरिंग प्लेटफॉर्म, नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म, आइडिया शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जो चीजें मुझे पता है मैं आपसे शेयर करता हूं, जो आपसे चीजें पता है, कई सारे इंडस्ट्री के पर्सन है, क्योंकि इंडस्ट्री में मेरा बहुत ज्यादा वास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, 10-20 साल का है, बट आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको 10 साल का भी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, तो उनसे भी मैं जब बात करता हूं तो बहुत सारी चीजें सीखता हूं उनसे भी। सो इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, इसमें कुछ इट्स नॉट लाइक सीनियर एंड जूनियर, आप खुल के बात कर सकते हैं। सर 1 मंथ इज सफिशिएंट फॉर प्रिपरेशन। सर मैं आपको बता रहा हूं, 1 महीना काफी होता है, एटलीस्ट प्लीज गिव फॉर 5 to 6 hours।
देखिए जब हमारे पास समय कम होता है ना, आपके पास मैंने मटेरियल दे दिया होगा, आपके पास वीडियोज हैं, आपके पास सब कुछ है सर। आपको केवल अपना समय निकालना है। आप टाइम मैनेजमेंट पे सर काम करिए। आप जितना समय दे पाएंगे, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, क्योंकि सर एक ही बार एग्जाम देना है। एक ही बार एग्जाम, बार बार डीआई का एग्जाम हो नहीं रहा और बार बार इतनी जल्दी वैकेंसी भी नहीं आनी है, तो क्यों ना हम अपना बेस्ट दें और 100% दें। वही हमारे हाथ में है सर। तो इट्स क्वाइट पॉसिबल, आप दीजिए सर, हो जाएगा। सर क्वेश्चन पेपर बीपीएससी का इंग्लिश वर्जन में रहेगा या हिंदी वर्जन में? देखिए जनरली जो डीआई का पेपर होता है वो इंग्लिश वर्जन में होता है, एंड इंग्लिश लैंग्वेज इज गोइंग टू बी फाइनल, ठीक है। बट कुछ डीआई एग्जाम में ट्रेंड दिया गया है कि वो हिंदी में देते हैं, और हिंदी में जब देते हैं तो वो तहस नहस कर देते हैं लैंग्वेज। तो इट्स बेटर कि आप अभ्यस्त हो जाइए इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, इट्स मच बेटर ऑप्शन। और जहां पर भी कहीं डिस्क्रिपेंसी होती है, इंग्लिश इज गिवन प्रेफरेंस। तो हिंदी में आए चाहे इंग्लिश में आए, इतना टेंशन मत लीजिए, बट गिव द प्रेफरेंस टू इंग्लिश, क्योंकि सारी बी फार्मा की पढ़ाई हमारी इंग्लिश में हुई है, और बिना इंग्लिश के गुजारा होने वाला नहीं है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो कुछ भी जॉब हो। सो वी नीड टू गिव द प्रेफरेंस टू इंग्लिश ओनली। बिल्कुल निभा जी, बताइए क्या पूछना चाह रही हैं, प्लीज पूछ लीजिए, बिकॉज दिस सेशन इज लाइव फॉर इंटरेक्शन ओनली। अभी कोई क्लास नहीं है, जीपैड की क्लास, आपकी क्लास से पहले मैंने जीपैड की क्लास ले ली थी, इससे पहले फार्मासिस्ट की भी मैं 6:30 बजे से क्लास जो ले रहा हूँ लगातार बैक टू बैक, फिर आपका 9:15 बजे क्लास स्टार्ट किया। यस कुंदन जी, बिल्कुल आपकी बात सहमत है, और बिल्कुल मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट योर ट्रस्ट। आपने फेथ किया है, तो मैं आपको बेहतर ही एक्सपीरियंस देना चाहूंगा। बाकी थोड़ी बहुत कमी बेशी तो लगी रहती है हर जगह, शिकायतें कभी खत्म नहीं होती हैं। इट्स बेटर टू फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स, नेगेटिविटी हर जगह आसपास बहुत है। चलिए, सो आई थिंक आई हैव क्लैरिफाइड ईच एंड एवरी डाउट ऑफ योर यू पीपल, ठीक है। मेरा नंबर आप सभी को पता है, मैं एक बार फिर नंबर शेयर कर दे रहा हूँ, 9519980214। कभी भी कोई दिक्कत है, पर्सनली यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है, 1-to-1 इंटरेक्शन, और यही खास बात है। और बाकी हम लोग देखिए, वी डू नॉट वर्किंग ऑन कॉमर्शियलाइजेशन, वी आर वर्किंग फॉर क्वालिटी, ठीक है। हम सभी जितने भी टीचर इन्वॉल्व है, मैं इन्वॉल्व हूँ, एवरीबडी इज गोइंग टू वर्क, सब वर्क कर रहे हैं, दे आर नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन कोचिंग, ठीक है। सो फुल फ्लेज आपके ऊपर फोकस है पूरा, तो आप कभी भी कुछ भी इंटरेक्शन करना चाहिए, यू कैन गो फॉर इट। ओके, so I think I need to close the session because there is no more question. So I would say thank you so much for your patience. अब देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शायद ना जुड़ पाए हो, बहुत सारे एस्पिरेंट, आई वुड नॉट से बच्चे बिकॉज एवरीबडी इज मैच्योर पर्सन, सो आई ऑलवेज यूज टू चूज द वर्ड एस्पिरेंट्स बिकॉज एवरीबडी हैज देयर एस्पिरेशंस। चलिए, तो अगर नहीं भी जुड़ पा रहे हैं, जिन तक मेरी वीडियो जा रही है, जो समझ रहे हैं, प्लीज आप बाद में अवेलेबल है ये वीडियोस, आप देख सकते हैं, परेशान मत होइए इसके लिए, ठीक है। चलिए, एक बार और चेक कर लूँ, कुछ और डाउट है तो आपके क्लियर कर दूं, अदरवाइज आई नीड टू क्लोज द सेशन। ओके, सो आई थिंक आई नीड टू क्लोज द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी, चैट बॉक्स में कॉल करके, व्हाट्सएप करके। थैंक यू सो मच।